यूजी एक गरीब बच्चा था जिसे उसके पिता ने छोटी उम्र में उसकी प्रतिभा की कमी के लिए परेशान किया था। वह अपनी प्रतिभाशाली बहन की छाया में रहता था जिसने अपनी प्रतिभाओं के बल पर अपने परिवार को अमीर बना दिया था। लेकिन जब एक दुखद घटना उनके घर पर आई, यूजी एक अनाथ बन गया जिसे दुष्ट लोगों द्वारा दुनिया का सबसे ठंडे अभिजात सैनिक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उसकी यात्रा हालांकि सबसे ठंडी चीजों में से एक थी जिसे किसी ने देखा था। उसके माता पिता हमेशा उसे नजरअंदाज करते थे क्योंकि उसके पास कभी वैसी प्रतिभा नहीं थी जैसी उसकी बहन काजुकी के पास थी। कम उम्र में ही उसकी स्केचों से उसके पिता चकित रह जाते थे और उसकी प्रतिभा प्रसिद्ध कलाकारों से भी आगे निकल गई, जिससे उसे कई कला प्रतियोगिताओं में जीत मिलने लगी और उसकी कृतियां लाखों डॉलर में बिकने लगी। यूजी अपनी छोटी बहन से बचते हुए बड़ा हुआ क्योंकि जब वह उसके साथ होते थे तो हर कोई उनका मजाक उड़ाता था। काजुकी अपने भाई की कमी को भरना चाहती थी, इसलिए वह अकेली व्यक्ति बन गई जो उसके साथ खेलती थी और यहाँ तक कि उसे बॉल फेंकना भी सिखाती थी। वे एक साथ समय बिताते थे और उसकी बहन उसे हर चीज में सहारा देती थी। उसे उसके सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती थी क्योंकि उसमें असाधारण क्षमता थी। वही एकमात्र चीज थी जिसने उसे कभी खुशी दी और उसे अपने जैसा बनने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कि जब वह खराब चित्र बनाता था वह उन्हें संजोकर रखती थी ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े। हालांकि उनके पिता लगातार यूजी के काम का मजाक उड़ाते रहे, यहाँ तक कि यूजी ने शर्मिंदगी में अपना खुद का काम नष्ट कर दिया। एक दिन यूजी ने अपने घर के अंदर एक अजीब आदमी से मुलाकात की जिसने उससे पूछा कि क्या वह एक दिलचस्प बो से चॉकलेट का टुकड़ा चाहेंगे। उसके पिता ने यूजी को शर्मिंदगी कहा, लेकिन रहस्यमय आदमी ने एक चालाक मुस्कान दी। वर्षों बीतते गए, काजुकी ने अपनी प्रतिभा छुपाना शुरू कर दिया और पेरिस में अपनी कला की पढ़ाई रद्द कर दी। इसके बजाय वह अपने भाई के साथ मंगा पढ़ने में समय बिताने लगी, ये कहते हुए कि उसे दोस्तों बनाने के लिए यह करना चाहिए बजाय उसके कि वह पूरी जिंदगी अकेला रहे। वह नहीं चाहती कि यूजी उनके पिता जैसा व्यक्ति बने और उससे कहती है कि वह दोस्त बनाने पर काम करना शुरू करे। उसी समय उनकी कभी कभी पेंटिंग उनकी परिवार की एकमात्र आय बन गई, लेकिन उनका यूजी के प्रति व्यवहार और खराब होता गया। उनका परिवार हर रात खाने के लिए बाहर जाता था, लेकिन यूजी के लिए केवल ठंडी बासी रोटी छोड़ दी जाती थी। वह सूखी रोटी केवल पानी में भिगोकर ही खा सकता था। इसे देखकर काजुकी ने उस पर चिल्लाया कि वह फ्रिज में से कोई भी खाना खा ले, लेकिन यूजी ने उससे कहा कि उसके माता पिता उस पर नाराज होंगे अगर उसने ऐसा किया। काजुकी का दुख बढ़ता है, इसलिए वह यूजी के प्रति हो रहे बुरे व्यवहार को नहीं जानने के लिए माफी मांगती है और अपने माता पिता पर उसके बुरे व्यवहार के लिए चिल्लाती है। फिर भी कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। उसके पिता अपना घृणा खुलेआम दिखाते रहते और उसकी माँ ने उसके पिता के गुस्से से बचने के लिए उसकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। एक बार यूजी देर से घर आया और अपनी बहन को बताया कि वह एक दोस्त के साथ खेल रहा था। काजुकी सोचती है कि क्या वह लड़की है, जिस पर वह उसे बताता है कि ऐसा ही है, लेकिन चिंता करता है कि वह उसकी नई दोस्त को परेशान करेगी। वह उसे बताती है कि वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके दोस्त उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं, और इस बात पर गुस्सा होती है कि वह हमेशा लड़कियों के साथ दोस्ती करता है। काजुकी की जलन बढ़ती है और वह उससे कहती है कि उसे लड़कियों के साथ दोस्ती करने के लिए उसकी अनुमति लेनी होगी। यूजी सहमत हो जाता है और वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि वह एक दिन उसके लिए सही लड़की ढूंढ लेगी। उसी दिन बाद में काजुकी उससे पूछती है कि क्या वह उसके साथ सामान्य भाई बहनों की तरह स्नान करना चाहेगा। काजुकी ने उससे कहा कि भाई बहन हमेशा ऐसा करते हैं और उससे पूछा कि क्या उसने कभी किसी लड़की को चूमा है जैसे कि वे मंगामे करते हैं। काजुकी ने उस दिन उसे चूमा, ये कहते हुए कि यह सच्चा प्यार है जो वह उसके साथ साझा करती है, और उसे कई चीजें सिखाईं। आखिरकार उसने एक नियमित हाई स्कूल में दाखिला लिया और अपनी अद्भुत प्रतिभाओं को छुपाने के लिए बास्केटबॉल टीम में शामिल हो गई। उसके दोस्त उसके मोहरे बन गए जब उसने उन्हें प्रभावित किया, लेकिन उसका प्रभाव उसके माता पिता के साथ उसकी जोड़ तोड़ तक फैल गया और इसने यूजी को सबसे ज्यादा डरा दिया। लेकिन यूजी अपनी बहन पर निर्भर था, ये उम्मीद करते हुए कि वह हमेशा इसी तरह जीता रहेगा जब तक कि त्रासदी का दिन नहीं आ गया। एक बस घाटी में गिर गई थी और लाल बालों वाली एक लड़की ही अकेली जीवित बची। यूजी के पिता अवसाद में चले गए और शराब पीने लगे। उनका क्रोध बढ़ने लगा और जब भी उनके पिता घर आते उनकी माँ उसे छुपाने लगी। यूजी को केवल यह याद रहेगा कि उसने अपने पिता को अपनी माँ पर चिल्लाते सुना और वह बस सुन लेती थी और कहती थी, मुझे माफ कर दो। वह सबसे खराब पिता बन गया। इसलिए यूजी और उसकी माँ नए घर चले गए जहाँ उसने उसे अंततः एक सामान्य बेटे की तरह माना। वह उसके हाथ के बने खाने का आनंद लेता और महसूस करता कि वह स्वर्ग में रह रहा है, भले ही वे कंगाल हों। जब तक वे अपने पिता से दूर थे वे इसी तरह खुशी पाते थे, लेकिन उनकी शांति लंबे समय तक नहीं टिकती और एक साल बाद यूबी का पिता ने आखिरकार उन्हें फिर से ढूंढ लिया। वह यूबी की माँ से कहता है कि वह उसे और एक सुनहरा अंडा देगी और यूबी अपने पिता से रुकने की कोशिश करता है। वह अपनी माँ को ऐसे नहीं देख सकता था, लेकिन उसके पिता ने उसे फ्रिज पर धक्का दे दिया। जैसे ही ये हुआ, यूजी ने अपने पिता की ओर देखा और उन्हें खत्म करने का दृढ़ निश्चय किया। उसे याद आया कि उसकी बहन ने उससे पूछा था कि वह किस हाथ से किसी आदमी को मारेगा। वह अपनी माँ को सांत्वना देता है और वह उससे पूछती है कि इस बार उन्हें कितनी दूर भागना चाहिए। वह उससे कहती है कि वह पहले भागे और वह बाद में उसके साथ जुड़ जाएगी। उसे अपनी पूरी जमा पूंजी देती है। वह उसे ट्रेन स्टेशन भागने के लिए कहती है और अपने दम पर ऐसा करने के लिए शुभकामनाएं देती है।
बिना एक पल गंवाए यूजी अपनी माँ की बात मानता है और ट्रेन स्टेशन भाग जाता है। लेकिन घंटे बीत जाते हैं और वह एम्बुलेंस की सायरन सुनने लगता है। जब यूजी अपने घर की ओर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता पर हमला हुआ था और वह अपने घर में प्रवेश करता है सिर्फ यह जानने के लिए कि उस दिन के बाद वह अपनी माँ से कभी बात नहीं कर पाएगा। उसका होश फिर धुंधला गया और बाद में वह अस्पताल में होश में आया और वहां उसकी माँ द्वारा छोड़ा गया एक नोट मिला। उसने उससे माफी मांगी, यह सोचते हुए कि वह कहाँ गलत हो गई और यह इच्छा कि वह जीता रहे। अनाथ बनने के बाद जाने के लिए कहीं नहीं बचा था। रहस्यमयी व्यक्ति रे उसका अभिभावक बन गया और उसे अपनी छोटी बहन की तरह तैयार करने लगा। लेकिन यूजी ने अपने परेशान करने वाले अभिभावक को नजरअंदाज करने की कोशिश की, क्योंकि अब उसके पास खाने और सोने के लिए दीवारें थीं। रातें बीतती गईं, लेकिन एक रात रे के बॉडीगार्ड आए और यूजी को परेशान करने को तैयार थे, लेकिन उनका अंत यूजी के हाथों हुआ। वह अंदर आया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि यूजी ने इसे पूरा कर लिया और उसकी खुद की रक्षा करने पर उसे बधाई दी जैसे उसे करनी चाहिए थी। यूजी ने पूछा कि क्या रे नाराज है। रे ने उसे बताया कि वह उसे एक मजबूत उपकरण बनाएगा और उसे प्रशिक्षित करने के लिए अपने सैन्य परिसर में भेज दिया। उसके दिन सबसे ठंडे सैनिक बनने में बिताए गए और वह रे का पसंदीदा शिष्य बन गया। लेकिन इससे अन्य बच्चे उसे परेशान करना जारी रखते। केवल एक व्यक्ति था जो उसके प्रति दयालु था, एक लड़की जिसका नाम मार्लिन था, जिसके पास उसका कोई अतीत याद नहीं था। वह उसे देखभाल करती और अपने खाने को उसके लिए बचाती और उसे लगा कि वह इकलौती व्यक्ति है जिस पर वह भरोसा कर सकता है। रे इस द्वीप पर ओस्लो के नाम से जाना जाता था और यूजी के साथ असली चाकुओं का उपयोग करके प्रशिक्षण भी करता था। उसने उसे सिखाया कि चाकुओं पर निर्भर कैसे रहना है और मारने से पहले कैसे मारना है। आखिरकार दुनिया में हर कोई उसका दुश्मन था, यहाँ तक कि उसका अपना परिवार भी। ओस्लो ने उसे यह विश्वास दिला दिया था कि वह उसका एकमात्र साथी है। अंतिम परीक्षा का दिन आया और उसकी परीक्षा थी सामने खड़े व्यक्ति को मारना, लेकिन वह और कोई नहीं बल्कि मार्लिन थी। उसने उसके खिलाफ सामना करने की तैयारी की और उसकी ओर दौड़ते हुए उसे मुक्का मारा और उसे नीचे गिरा दिया। उसकी फुर्ती उससे अधिक थी और उसके प्रहार उसे नीचे गिरा रहे थे, भले ही वह फिर से खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। उसने एक किक मारी जिसने उसे फिर से जमीन पर गिरा दिया, लेकिन उसके पिता द्वारा उसकी माँ को चोट पहुंचाने की यादें उसके दिमाग में चमकने लगी। उसने उस दिन देखे गए चित्र याद किए और मैच के दौरान उसका दिमाग छटकने लगा। मार्लिन ने इसका फायदा उठाया और उसे नीचे गिराया। उसके ऊपर खड़ी होकर मुस्कुराई। उसने उसे मारना शुरू कर दिया और यूजी को लगा कि यह सब उसके पिता को खत्म करने के पाप का भुगतान है। इससे पहले कि वह समझे, यूजी हार चुका था और ओस्लो के लिए निराशा बन गया। जेल की कोठरी के अंदर मार्लिन उसके घावों का इलाज करने आई, रोती हुई और माफी मांगती हुई कि उसने उसे चोट पहुंचाई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह उसके साथ ऐसा करे। मार्लिन उसे खिलाने की कोशिश करती रही और उसके साथ बात करने वाली अकेली रही जब तक कि उसके स्नातक की दिन नहीं आ गई। उसने उसे अलविदा कहा और कहा कि वह उसे फिर से देखेगी, लेकिन वही आखिरी बार था जब उसने मार्लिन को देखा और उससे बात की। नर्स ने पहले काम के बाद यूजी को दुखद समाचार बताया और यूजी ने सोचा कि क्या वह उसे बचा सकता था अगर उसने उस पर दया करने की बजाय उसे हराया होता। स्नातक करने के बाद यूजी ने अपनी पहली हत्या के मिशन को लिया और एक नौकरानी के रूप में छुपकर एक अमीर आदमी के कमरे में। जब वह विचलित था तब यूजी ने अपना मिशन पूरा कर लिया। उसकी हत्याएं सफलतापूर्वक होती रहीं जब तक कि एक दिन वे ओस्लो के घर में घुस नहीं गए। कानून प्रवर्तन ने अपने रास्ते में खड़े सभी लोगों को नष्ट कर दिया और उसकी सुरक्षा को तबाह करने के बाद लगभग ओस्लो को घेर लिया। उन्होंने एक भूमिगत मार्ग और एक इस्पात का दरवाजा खोजा जो इसे सुरक्षित कर रहा था। इसे उड़ाने के बाद उन्हें केवल एक सफेद बालों वाले बच्चे को अंदर बैठा पाया और यूजी के सफेद बाल झड़ गए। मिसाको लड़के को देखती है और महसूस करती है कि उसने कुछ दिलचस्प पाया है। ओस्लो पानी के रास्ते भागने में सफल रहा। असाको यूजी को जापान ले जाने का फैसला करती है, लेकिन जेबी उसके साथ जाने का निर्णय लेती है क्योंकि उसे उन दोनों की निगरानी करनी है। अस्पताल के अंदर असाको उसे अगले 40 सेकंड के भीतर बिस्तर से उठने का आदेश देती है। वह उसके सिर पर मारती है और उसे धमकाना जारी रखती है, इसलिए जेबी उस पर चिल्लाती है कि बच्चे के साथ नरमी से पेश आए। लेकिन यूजी ने कभी दया का अनुभव नहीं किया और नहीं जानता था कि कैसे प्रतिक्रिया देनी है, इसलिए असाको उसके साथ कचरे जैसा व्यवहार करती है और उसे यह सब रोकने के लिए कहती है। वह उसका चेहरा पकड़ लेती है, कहती है कि अब से वह उसकी भगवान बनने वाली है। उसके घर के अंदर वह उसे अपने गंदे कपड़े बदलने का आदेश देती है, लेकिन जो वे देखते हैं उससे वे हैरान रह जाते हैं। उसका शरीर घावों और गोलियों के निशानों से भरा हुआ है और उसने हफ्तों से खाया नहीं है। असाको जेबी से उनके लिए पेय और खाना लाने को कहती है, लेकिन खाने की मेज पर यूजी खाना नहीं खाता। इसके बजाय जब एक मक्खी आती है तो वह उसे अपने हाथ से कुचल देता है। जैसे ही वह मक्खी को घूरता है उसका दिमाग जम जाता है और वह डर और खतरे में चीखता है। वह उलटी कर देता है। असाको उसे दिलासा देने आती है, उसे कहती है कि उसके गंदे घर में उलटी न करे। वह रात में सोता है और असाको ये समझती है कि उसकी मानसिक स्थिति पहले से अधिक बिगड़ी हुई है, क्योंकि जब उसने उसे नहलाया उसने 2 गोली के घाव, अनगिनत चाकू के घाव और टूटी हड्डियां देखी। असाको सोचती है कि शायद उसके लिए मरना आसान होता,
लेकिन वह यह शपथ लेती है कि वह उसे उसके भगवान की तरह सुरक्षित रखेगी। अगले दिन सुबह असाको यूजी के ऊपर बैठी है, उसे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यूजी जेबी से उसे बचाने की भीख मांगता है। असाको उससे कहती है कि उस बेवकूफ गोरी लड़की को मीठी बातें करना बंद करो, क्योंकि वह इतनी अकेली और मूर्ख है कि कुछ भी सुन लेगी, कि वह और मजबूत बने। लेकिन यूजी उसे बताता है कि उसे नहीं पता कि असाको क्या तैयारी कर रही है। उसके लिए रसोई के अंदर बाथरूम की ओर सोनिक से भी तेज दौड़ती है और दोपहर का बाकी समय यूजी के लिए खाना पकाने में बिताती है। असाको सोचती है कि वह अब भी जिद्दी रहेगा, लेकिन जब जेबी उसके चेहरे के सामने अपने गीले सुनहरे चावल लाती है तो वह इसे खाने का फैसला। काको ने यूजी के लिए उसका अपना पिल्ला लाया, जो अब उसका साथी होगा, और उसे इसकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। यूजी ने इसका नाम जॉन डो रखने का फैसला किया, जो सेना में एक लावारिस शव के लिए कोड नाम है। असाको उसे उसके पप्पी के साथ खेलते हुए देखती है और जेबी सोचती है कि यह पहली बार है जब उसने उसे एक असली बच्चे की तरह व्यवहार करते देखा है। कुछ महीने बीत जाते हैं और असाको खुफिया एजेंसी की नौकरी छोड़ने का फैसला करती है। जेबी उसे चेतावनी देती है कि अगर वह ऐसे ही नौकरी छोड़ देती है तो उसे जेल हो सकती है या उसे फांसी दी जा सकती है, और सोचती है कि क्या यूजी उसके बदलने का कारण है। असाको बताती है कि वह मरने से डरने लगी है क्योंकि उसे यूजी की देखभाल करनी है, लेकिन वह अपनी आंखों की दृष्टि खोने लगी है और अब एक अच्छी स्नाइपर नहीं बन सकती। रात को वह बाहर जाती है और देखती है कि यूजी तारों को देख रहा है और रो रहा है। यूजी बढ़ता रहता है और जब वह दौड़ता है तो उसे असाको के शब्द याद आते हैं कि उसे लड़कियों के बीच लोकप्रिय होने के लिए प्राथमिक स्कूल में तेज दौड़ना होगा। जैसे जैसे वह बढ़ता है, असाको उसे बताती है कि मिडिल स्कूल में दौड़ना काफी नहीं है और जो लड़के लड़ाई कर सकते हैं वही वो उसे मजबूत बनाने के लिए प्रशिक्षण देती है। सिखाती है कि किसी व्यक्ति को सही कारणों के लिए मजबूत होना चाहिए और अपनी ताकत का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। वो उसे सिखाती है कि जीतने के लिए जो भी आवश्यक हो उसका उपयोग करे, तो वह अपने कुत्ते को बुलाता है कि उसे काट ले। अंत में वो उसे सिखाती है कि मिडिल स्कूल में केवल लड़ाकू ही लोकप्रिय होते हैं और हाई स्कूल में लड़कियों को केवल समझदार लोग ही पसंद आते हैं। वो उसे हर तरह की किताबें पढ़ने को कहती है, चाहे वह मंगा हो या गैर फिक्शन, और कहती है कि वह उसे सारी किताबें दिला देगी। सारा पढ़ने के बाद वह असाको को उसकी बंदूक साफ करते हुए और धूम्रपान करते हुए देखता है। वह उससे पूछती है कि क्या उसने कभी इनमें से एक चलाई है, और अगले दिन उसे जंगल ले जाती है। वह 300 मीटर से अपनी पहली गोली चलाता है और पूरी तरह से चूक जाता है। हालांकि वह अगले शॉट में इसे लगाना चाहता है और असाको उसे वादा करती है कि अगर वह ऐसा करता है तो उसे एक उपहार मिलेगा। वह निशाना साधता है और गोली चलाता है, लक्ष्य को भेदता है। वादे के अनुसार असाको उसे एक केस देती है जिसमें संख्या 9029 है, जो उसका एजेंट नंबर था। यह स्नाइपर राइफल अब से यूजी की होगी। हालांकि वह उससे कहती है कि उसे कभी हार न मानते हुए अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए। यूजी असाको से पूछता है कि क्या वह उसे अपना गुरु कह सकता है, क्योंकि उसके लिए वह न तो एक माँ थी और न ही एक बहन, सबसे कम वह एक पिता थी। उसके लिए वह केवल एक गुरु बन गई। सर्दियों के दौरान असाको यूजी के लिए गोला बारूद इकट्ठा करती है और वे एक साथ शिकार पर जाते हैं। यह एक हिरण है और असाको उसे बताती हैं कि एक भी गोली बर्बाद न करें, क्योंकि इससे करदाताओं का पैसा खर्च होगा। हालांकि यूजी कमजोर पड़ जाता है और ट्रिगर खींचने में असमर्थ होता है। असाको उसकी कमजोरी समझती है और उसे दोष नहीं देती, क्योंकि उसने किसी और बच्चे से ज्यादा सामना किया है। एक सामान्य दिन पर यूजी अपने कुत्ते के भौंकने पर जागता है, लेकिन देखता है कि एक भालू उनके घर में घुस आया है। तेजी से यूजी अपने बेडरूम में जाता है और अपनी बंदूक निकालता है, लेकिन वह लौटता है और देखता है कि जॉन को भालू ने काट लिया है। वह अपने कुत्ते को बचाने के लिए निशाना लेता है, लेकिन उसका मन उसे कार्रवाई करने से रोकता है और वह भालू पर गोली चलाने में असफल होता है। जैसे ही भालू जाता है, यूजी साहस जुटाता है और अपने कुत्ते को वापस लेने जाता है। उसका डर अब उसे उस व्यक्ति को बचाने से नहीं रोकेगा जिसके बारे में वह परवाह करता है। इसलिए जब वह दौड़ता है और लक्ष्य साधने के लिए तैयार है, वह बर्फ पर फिसल जाता है और गोली चलाता है, जिससे उसकी बंदूक जाम हो जाती है। भालू देखता है और उसे जिंदा खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यूजी अपनी छुरी से भालू पर वार करता है। भालू उसे एक ही वार में दूर कर देता है और यूजी के पूरे दिमाग में भालू को समाप्त करने के शब्द चमकने लगते हैं। एक साधारण डंडे से वह भालू की आंख में चोट पहुंचाता है और अपनी बंदूक ले लेता है, भालू के सिर की ओर इशारा करते हुए। पास से खड़खड़ाहट की आवाज आती है और वह देखता है कि कुछ शावक उसके कुत्ते की ओर चल रहे हैं, क्योंकि वह उनका खाना है। यूजी सोचता है कि क्यों उसका कुत्ता, क्यों उसका परिवार उनका खाना बन गया है। वह सोचता है कि क्यों ये कोई दूसरी जिंदगी नहीं हो सकती थी जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था, और दर्द में चिल्लाते हुए गोली चलाता है। बाद में वह अपने कुत्ते का कॉलर लेकर असाको के पास वापस आता है और वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। आखिर में यूजी भालू को नहीं मार सका और उसे बताता है कि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। वह उसे अपने सीने से लगाती है, यह कहते हुए कि सब ठीक है। वे शाम के समय अपने कुत्ते का कॉलर दफनाते हैं और यूजी की इच्छा होती है कि वह भी असाको की तरह मजबूत हो सके ताकि वह खुशी से मर सके। असाको उसे बताती है कि उसकी जिंदगी सिर्फ मौत का इंतजार करने का कोई निरर्थक बहाना नहीं है, और वह जानती है कि वह तब तक कुछ भी नहीं मार सकता जब तक कि वह उसे सीधे आदेश न दे। हालांकि वह उसे याद दिलाती है कि उसका खाना और आश्रय करदाताओं द्वारा दिया गया है, इसलिए वह उनका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अड़नी है।
पुराने समय में असाको उसे बताती है कि वह तब तक नहीं मर पाता जब तक वह 10 दुश्मनों को नहीं मार लेता, लेकिन अब उसे 10 लोगों को बचाना होगा। वह उसे बताती है कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह अपनी खातिर ट्रिगर खींचने के लिए बहुत कमजोर है, लेकिन उसे कभी भी दूसरे की जान बचाने के लिए ट्रिगर खींचते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। कुछ साल बीत जाते हैं और असाको जेबी को बताती है कि यूजी ने प्लॉट डेवलपमेंट पूरा कर लिया है। जेबी यह सोचती है कि वह किस तरह की कहानी का जिक्र कर रही है और असाको उसे बताती है कि वह कहानी थी। वो बताती है कि यूजी क्लाइमैक्स तक पहुंच गया जब उसने उसकी प्लॉट आर्मर हटा दी और उसके चेहरे पर क्लाइमैक्स आया, इससे पहले कि उसकी कहानी में गिरावट है कुछ ऐसा करने के लिए जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। लेकिन असाको उसे बताती है कि यही वजह है कि उसकी कहानी कभी विकसित नहीं होगी। आखिरकार वे एक पुरुष और महिला हैं जो 2 वर्षों से साथ रह रहे हैं। यूजी को याद है कि वह असाको के साथ शॉवर में था और उसने उससे पूछा कि उसका जन्मदिन कब है। उसने उसे बताया कि आज उसका जन्मदिन है, तो उसने पूछा कि वह अपने जन्मदिन के लिए क्या चाहता है। यूजी ने उसे तब वह कहती है कि वह उसे सबसे अच्छा उपहार देगी। वह पूछता है कि वह क्या है और वह कहती है कि वह खुद उपहार था कि उसकी पहली बार कैसे गई, और जेबी आगे पूछता है क्या उन्होंने सिर्फ एक बार किया है। असाको कहती है कि तब से वे हर रोज प्लॉट विकास पूरा कर रहे हैं। यूजी रामेन लेकर वापस आता है और जेबी ऐसे दिखाती है जैसे वे कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह डरती है कि यूजी ने उन्हें सुना। असाको उससे कहती है कि यही कारण है कि उसने कभी चरम सुख का अनुभव नहीं किया है। वह उससे कहती है कि उसे एक मौका दें क्योंकि उसने उसे अच्छे से प्रशिक्षित किया है, और इस बीच कुछ पेय लेने के लिए कहती है। कुछ बोतलें पीने के बाद असाको यूजी को एक विशेष मिशन देने के लिए बुलाती है। अब जब जेबी पूरी तरह से नशे में है, वह चाहती है कि यूजी उन्हें अच्छा समय बिताने का मौका दे। वह उन्हें बेडरूम में खींचता है और जाने नहीं देता। वह उन्हें उनके पहले नाम से पुकारता है और जिस मांसाहारी भोजन की वह तैयारी कर रहा था उसे खाने के बजाय वह उनकी मांसल बंदूक से खाई जाती। स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। यूजी देखता है कि जब भी वो पीना शुरू करती है तो उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह उससे रुकने की विनती करता है क्योंकि वही उसके पास बची है। चाहे जितनी बार वह उससे पूछता कि उसे बीमारी है या नहीं, वह झूठ बोलकर कहती कि उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसने देखा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। वह अधिक से अधिक अनमनी रहने लगी और उसकी सेहत ने उसे काम से छुट्टी लेने पर मजबूर कर दिया। ये इतना खराब हो गया कि जब उसे फोन आया वह फोन का जवाब भी नहीं दे पाई तो यूजी को फोन उठाना पड़ा। दूसरी ओर एक एजेंट असाको से वर्तमान मिशन का जवाब देने और अनुच्छेद 9 का उल्लेख करने के लिए कह रहा था। यदि उसने अपनी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के कारण मना कर दिया तो उसे कैद कर दिया जाएगा। यूजी ने उसके काम संभालने शुरू कर दिए। कुछ दिनों बाद जेबी असाको से पूछती है कि वह उनसे सामने क्यों बात नहीं कर रही है, लेकिन असाको स्वीकार करती है कि वह नौकरी करने वाली व्यक्ति नहीं थी। जेबी असाको पर चिल्लाती है क्योंकि उसने यूजी को उसके काम वैसे ही करने दिए जैसे ओस्लो ने उसे मजबूर किया था, लेकिन यूजी जोर देकर कहते हैं कि यह उनका निर्णय है क्योंकि वह एक दिन असाको का कर्ज चुकाना चाहते हैं। जेबी को चिंता है कि यूजी असाको की जीवन शैली में बहक रहे हैं, लेकिन यूजी का मानना है कि यही उनके जीवन में अर्थ खोजने का तरीका है। जेबी असाको पर चिल्लाती हैं और यूजी को बाहर ले जाती हैं, छत में गोलियां चलाते हुए जब वह जा रही होती हैं। नदी के पास यूजी बताता है कि उसने असाको से कहा कि वह उसके जैसा बनना चाहता है और सोचता है कि क्या जेबी असाको की प्रतिक्रिया जानता था। जेबी उससे कहती है कि असाको शायद इस दुनिया में अपने जैसी दो नहीं चाहेंगी, लेकिन वह खुश है कि यूजी उनकी ओर ताक रहा है। वह उसे आखिरी बार पूछती है कि क्या यह वही रास्ता है जिसे वह अपनाना चाहता है, लेकिन वह उसे बताता है कि यही एक तरीका है जिससे वह उनके लिए आरण चुका सकता है। उनके चले जाने के बाद असाको उसे बताती है कि वह सैन्य स्कूल में पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा है। एक बड़ा अश्वेत आदमी उससे पूछता है कि वह इसमें क्या है के लिए, और यूजी ये जाहिर करते हैं कि यह इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने माता पिता का अंत कर दिया था। ये उसे चौंका देता है, लेकिन यूजी कहते हैं कि वह सिर्फ मजाक कर रहे हैं। प्रमाणित होने के बाद यूजी उस आदमी से कहते हैं कि अगर वह एथलीट फुट नहीं चाहता तो उसे अपने जूते खरीदने चाहिए। सैनिक सोचता है कि उसे यह कैसे पता है, और यूजी बताते हैं कि वह बचपन से ही एक सैनिक रहा है, लेकिन आदमी सोचता है कि वह बस मजाक कर रहा है। बेडरूम में आदमी उसे एशियाई लड़का कहता है, लेकिन यूजी उसे बताता है कि वह जापानी है और अपना नाम यूजी बताता है। आदमी उसका मजाक उड़ाता है और उसे यूजीन कहता है क्योंकि वह लड़कियों जैसा दिखता है, लेकिन यूजी उसे सुधारता है और बताता है कि उसकी पागल म्यूजिक उसे बहरा मूर्ख बना रही है। आदमी इसे अच्छे से लेता है और अपना नाम डैनी बोनर बताता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा जी को छोटा कहता है, और यूजी हार मान लेता है। अगले दिन कमांडर यूजी को थप्पड़ मारता है क्योंकि उसे असाको ने पाला है, इसलिए उसे थप्पड़ के लिए आभारी और सब के दौरान डैनी पीछे रह जाता है और यूजी से रुकने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे तैरने के दौरान भी धूम्रपान बंद करने के लिए कहता है। डैनी की बड़ी मांसपेशियां जल्दी थक जाती हैं और यूजी उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। वह उससे पूछता है कि अगर बड़ी कहानी वाली कोई लड़की डूब रही हो तो वह क्या करेगा, और ये डैनी को शार्क से भी तेज तैरने के लिए प्रेरित करता है। डैनी यूजी के नए चेहरे का मजाक बनाता है, लेकिन यूजी उसे बताता है कि उनका कमांडर हाल ही में मुश्किल में रहा है। डैनी कहता है कि वह सोचता है कि वह एक गोरिल्ला है जो कभी शादी नहीं करेगी, लेकिन यूजी उसे आकर्षक कहते हैं।
डैनी को लगता है कि यूजी पागल है, लेकिन एनी पीछे से आती है और डैनी के बड़े दंडक को छकती है। माफ शिक्षण के दौरान यूजी हर गोली को सही निशाने पर लगाता है, जिससे कमांडर हैरान हो जाता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन स्नाइपर असाको ही ऐसा कर पाती थी। एक लड़की उनकी बातचीत सुनती है और देखती है कि यूजी को स्नाइपिंग में प्रथम स्थान से सम्मानित किया जा रहा है। वह रात में बाद में उसके पास आती है और उसे बात करने के लिए कहती है। वो उसने खुद को मिली के रूप में परिचित कराया और यूजी सोचता है कि केवल जिद्दी महिलाएं ही उसे क्यों मिलती हैं। स्विमिंग पूल के पास उसने उसे माफी मांगने तक रोक रखा जब तक उसने उसे मारा नहीं। वह उसे दूसरे स्थान की स्नाइपर के रूप में पहचानता है और पूछता है कि वह क्या साथ व्यवस्थित करने के लिए अपने हथियार के साथ। वह उसे बताती है कि उसके पिता इन लक्ष्यों को तब मारते थे जब वे सीमा से बाहर होते थे, लेकिन उसे लगता था कि यह सब सिर्फ उनके नशे में होने और झूठ बोलने के बारे में था। यूजी की पहली गोली चूक जाती है और वह उसे शांत होने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास केवल 6 गोलियां बची हैं। यूजी उससे पूछता है कि आज आकाश का रंग क्या है और लक्ष्य पर निशाना साधकर गोली चलाता है। वह उसे बताता है कि शायद उसके पिता झूठ नहीं बोल रहे थे और मिल्ली को एक व्यक्ति मिल जाता है जिस पर वह भरोसा कर सकती है। उसके बाद उसका प्रशिक्षण पूरा हो गया और उसे अपने अंतिम परीक्षा के लिए विदेश भेजा गया। जहाज की ओर डैनी उससे पूछता है कि उसने अपने पैसे से क्या खरीदा, क्योंकि वह एक कार लेने में सक्षम था, लेकिन यूजी बताता है कि उसने केवल एक महिला की घड़ी खरीदी। डैनी उसकी घड़ी और यूजी के एशियाई आकर्षण का मजाक उड़ाता है, कहते हुए कि यूजी मिल्ली को छोटी घंटे की सुई दे रहा है, जबकि डैनी उसे लंबी मिनट की सुई दे सकता है। मारती है जबकि वे बहस कर रहे हैं। एक अजीब व्यक्ति अपनी छोटी बहन के साथ डेटिंग सिम्युलेटर खेल रहा है और पागल हो जाता है जब वह अपनी सुरक्षा हटाती है। वे सोचते हैं कि वह ऐसा बेशर्मी से कैसे कर रहा है और सोचते हैं कि वह कौन सी भाषा बोल रहा है। यूजी इस विषय में समझदारी रखते हैं और जानते हैं कि वह जापान के एक संस्कृति वाले व्यक्ति हो जाता था कि वह जैसा कहा जाता है वैसा करें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, जब तक कि एक दिन उन्हें असली युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं किया गया। जंगल के अंदर यूजी अपने दस्ते को देखता है। एरिजोना का एक पूर्व कार चोर और गुंडा, एक गरीब लड़की जो शौचालयों में खुद को बेचती थी, एक एनीमे ओटाकू जो अपनी बहन को चाहता है, और अंत में एक स्नाइपर जो किसी को नहीं मार सकता। वे पूरी सेना में सबसे बेकार समूह थे, लेकिन डैनी उसकी सोच को बाधित करता है और उससे पूछता है क्या वह उस पक्षी को भोजन के लिए लाना चाहेगा। यूजी ने निशाना साधा और गोली चलाई, जिससे पक्षी लग गया, लेकिन वह उल्टी करने लगा। वह सोचता है कि अगर एक पक्षी ने उसके साथ ऐसा किया है तो वह किसी इंसान को मारने का सामना कैसे करेगा। अपने तंबुओं के अंदर उन्हें फील्ड पर अपने अभिनय कमांडर से मिलवाया जाता है। उनका जाल बिछाने का समय शुरू हो गया, लेकिन क्या एक रात यूजी ने महसूस किया कि दुश्मन उनकी ओर आ रहे हैं। वे पोजीशन में आ जाते हैं जैसे ही लड़ाई शुरू होती है और यूजी दुश्मन को निष्क्रिय करने के लिए गोली चलाता है, लेकिन गोली चलाने के बाद उल्टी कर देता है। उसके दोस्त अग्रिम पंक्ति में लड़ाई जारी रखते हैं जब तक कि सहायता नहीं पहुंच जाती, लेकिन यूजी कमजोर पड़ने लगता है। उनके कमांडर उन्हें आंखें बंद करने के लिए कहते हैं और महसूस करते हैं कि उनके सभी दोस्त, उनका इकलौता परिवार, मर सकते हैं, जिनके साथ उन्होंने पूरा समय बिताया है और हंसी और खाना साझा किया है। वे सभी उसका परिवार हैं जो दुश्मन से उसे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कमांडर उसे बताता है कि दुश्मन इंसान नहीं है और यह ठीक है अगर मारने के समय हिचकिचाहट हो, लेकिन उसे अपनी परिवार को बेबस मरता हुआ नहीं देखना चाहिए। उसके कमांडर ने उसे उन्हें मारने के लिए कहा और बताया कि वह इसके लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा, कि वह उसे इसे करने की अनुमति देता है। एक के बाद एक दुश्मन गिरते गए और भले ही यूजी इससे नफरत करता है, कमांडर दुश्मनों की संख्या गिनता रहता है जो बेअसर हो रहे हैं। एक भी गोली बेकार नहीं जाती और पूरा दुश्मन अग्रिम मोर्चा नष्ट हो जाता है। यूजी लड़ाई जारी रखना चाहता है, लेकिन कमांडर उसे रोकता है, ये कहते हुए कि अब सब कुछ ठीक है और वह शांति से सो सकता है। बेसुध होने के बाद यूजी मिल्ली की गोद में जागता है जो उसे सांत्वना देती है। वह उसे बताती है कि सभी को उसी ने बचाया है और वे हमेशा एक दूसरे का समर्थन करेंगे और वह उसे कभी मरने नहीं देगी। मैदान जंग पर कुछ समय बिताने के बाद उसका संकल्प और मजबूत हो गया और वह आसपास की निरंतर लड़ाइयों और विस्फोटों से प्रभावित नहीं हुआ। हालांकि दानी इस युद्ध के उद्देश्य और जीत की अवधारणा को खोने लगता है, लेकिन उनका तैनाती समाप्त हो जाती है और यूजी अपने सभी दोस्तों के साथ उस भयानक पृष्ठभूमि से बच जाता है। जब वह अपने देश लौट रहा होता है, दानी मिल्ली के पास आती है और पूछती है कि क्या वह अपने बॉयफ्रेंड के जाने से ठीक रहेगी। वह उसे बताती है कि उन्होंने कल अलविदा कहा और अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। तो डैनी आता है और उससे पूछता है कि क्या वह अपनी 10 इंच से उसके पस को खत्म करके उसे बेहतर महसूस करा सकता है। देखती है जहाँ यूजी था और प्रार्थना करती है कि यूजी को जीवन में खुशी मिले और वह जो भी करे उसमें उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। गोधूली की बेला में यूजी घर जाने के लिए विमान में सवार होता है। जब वह अपनी परिचित पहाड़ी पर लौटा तो वह एक तूफानी दिन था और रास्ते वैसे ही थे जैसे वह याद करता था।
उसका स्वागत करने के लिए असाको थी और उसे लगता है कि अब वह पहले से अधिक परिपक्व दिखता है। कहानी के शानदार विकास के बाद यूजी असाको से कहता है कि उसका चेहरा देखकर पहली बार उसे खुशी हुई कि वह जीवित है। यूजी उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि अपने जीवन के साथ क्या करना है, लेकिन वह चाहता है कि अपनी जिंदगी के हर हिस्से को उसे दे दे। उसके बाद उसने वैंकूवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद अपनी अंतिम प्रशिक्षण पूरा किया और यही वह आखिरी बार था जब उसने डैनी का दोस्ताना मुस्कुराता चेहरा देखा था। जब सब रो रहे थे, यूजी सोच रहा था कि डैनी का मजाक कब समाप्त होगा। कुछ महीने बीत गए और स्पेन में यूजी के एक मिशन के दौरान जेबी ने उसे तुरंत घर आने को कहा क्योंकि असाको गिर गई थी। उसे मिली एकमात्र जानकारी यह थी कि यह उसकी जिंदगी में कई बार गोली लगने से एक पुरानी स्थिति थी। डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन तैनाती के दौरान जो पदार्थ उसे लेने के लिए मजबूर किया गया था, उससे उसका शरीर अत्यधिक कमजोर हो गया था। जैसे ही वह पहुंचे, जेबी ने यूजी को बताया कि असाको अक्सर होश में नहीं आ रही है और वह अधिक समय तक सोती रहती है। यूजी ने असाको को देखा। माँ घर पहुंचने में इतना समय लगने के लिए माफी मांग रही है। वह उसका हाथ पकड़ती है और यूजी उससे पूछता है कि क्या वह मर रही है, जिसके उत्तर में वह कहती है कि हाँ। वह उससे हमेशा झूठ बोलने के लिए माफी मांगती है कि वह उसके साथ जीवित रहेगी। वह रोने लगता है और उससे कहता है कि उसने अभी तक उससे सब कुछ नहीं सीखा है, लेकिन वह उससे कहती है कि रोना बंद करो और ऐसा मर्द बनो जैसा मैंने तुम्हें सिखाया। वह यूजी से कहती है कि अब जब वह मरने वाली है तो उसे अपनी जिंदगी का मतलब समझ में आ गया है। यह उसका संकल्प था जिसने उसे बचाया और उनके साथ जीवन बिताने की अनुमति दी। यूजी रोते हुए कहता है कि वह उसके लिए एकमात्र उद्धार थी जब जीवन ने उसे हर मोड़ पर धोखा दिया। वह उसे कहता है कि वह अंत तक उस पर विश्वास करना चाहता था क्योंकि वह उसके जीवन जीने का एकमात्र कारण थी। असाको उसे कहती है कि अब से अपनी खातिर अपना जीवन जिए। आखिरकार वही तो वह किस्म का आदमी है जो वह हमेशा चाहती थी कि वह बने। वह उसे बताता है कि वह नहीं कर सकता और वह केवल उसके कारण ही जीवित रहा। हर बार जब उसे ठंड लगती तो वह उसकी ओर से मिली गर्मी होती। वह सोचता है कि उसके बिना भविष्य कैसा होगा, लेकिन वह उसे खुद पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, लड़ते रहना और संघर्ष करते रहना और वही आदमी बनना जो वह हमेशा चाहती थी कि वह बने। वह उसे बताती है कि उसने स्वीकार कर लिया है कि वह इस दुनिया से जाने वाली है, लेकिन यूजी उससे पूछता है कि उसे अनुमति किसने दी, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो। यूजी उसे हराना चाहता है ताकि उसे अपने पास रख सके। असाको उसे कहती है कि इतनी मूर्खता बंद करो। वह बाकी समय उसके साथ बिताता है और वह उससे कहती है कि आज सितारे बहुत सुंदर हैं। यूजी बाहर देखता है और उससे कहता है कि आज सितारे वाकई बहुत सुंदर हैं। असाको यूजी से कहती है कि उसे याद है जब वह पहली बार उनके साथ रहने आया था तो वह बाहर सितारों को देखकर रो रहा था उसके साथ। वह उससे पूछती है कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन यूजी उसे बताता है कि उसे याद नहीं है। असाको हंसती है, उसे बताती है कि वह उसके जवाब को जानती थी। वह उससे कहती है कि वह थक गई है और पूछती है क्या वह सोने जा सकती है। यूजी उसे बताता है कि वह सो सकती है और उसके बाद असाको फिर कभी नहीं जागी। उसके शरीर को जेबी के अधीनस्थों द्वारा ले जाया गया और यूजी ने अपने आप को संयमित करने की कोशिश की जब तक कि उसका अंतिम संस्कार नहीं हो गया। जेबी ने उसे यह बताया कि उन्होंने राख में एक गोली पाई और यूजी को लगता है कि यह वास्तव में असाको की व्यक्तित्व के अनुकूल है। सप्ताह बीतते हैं और यूजी सोचता है कि क्या वह असाको की तरह ही किसी जगह जाएगा जब उसका अंत होगा, लेकिन वह अभी ऐसा होने नहीं देगा जब तक उसने असाको से किए गए 5 लोगों को बचाने के वादे को पूरा नहीं कर लिया। यह उसका एकमात्र उद्देश्य बचा है, लेकिन किसी दिन वह उसे फिर से देखना चाहता है। यूजी कई दिनों तक फर्श पर सोता है, लेकिन जेबी उसे जगाने के लिए थप्पड़ मारती है। उस केबिन में रहना जहां असाको की उपस्थिति अभी भी महसूस होती थी, यूजी के सिर को ऐसे विचारों से भर रहा था जिन्हें उसे नहीं सोचना चाहिए था। इसलिए जेबी उसे अपने अपार्टमेंट में रहने के लिए ले गई। साथ रहने के दौरान वे एक दूसरे के घावों की भरपाई करेंगे और एक दूसरे का समर्थन करेंगे, या कम से कम वे ऐसा सोचते थे। रात के खाने के दौरान जेबी यूजी से कहती है कि वह कुछ भी मांग सकता है और वह उससे कहता है कि वह एक बेहतर टूथब्रश चाहता है क्योंकि वर्तमान वाला बहुत नरम है। यह सुनकर जल्लाद होती हुई जेबी उससे पूछती है कि क्या वह अब तक उसका टूथब्रश इस्तेमाल कर रहा था और यूजी उसे बताता है कि वह उसके लंबे और खुरदुरे टूथब्रश से अपना मुंह ब्रश कर रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ा होता है कि वह कितनी मूर्ख थी और 2 और टूथब्रश खरीदती है। यूजी माफी मांगता है, लेकिन वह उससे कहती है कि उसे उम्मीद रखनी चाहिए थी कि वह असाको जैसा ही अशिष्ट होगा। दुख की बात है कि यूजी ने जेबी को असाको की याद दिला दी जो उसे परेशान करता था, और जब ऐसा हुआ तो उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि एक दूसरे से कैसे जुड़ना है। वह जागती रहती और उससे पूछती कि क्या उसके साथ रहने से उसे असाको की याद आती है। एक रात वह रो पड़ी, माफी मांगते हुए, क्योंकि यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, जेबी ने घर आना कम कर दिया। जब उसके पास समय बचा तो उसने सोचा कि क्या उसे एक यात्रा पर जाना चाहिए। उसे याद आया कि असाको ने उससे कहा था कि अगर कोई रास्ता नहीं पता हो तो उसे रुककर रास्ता खोजने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही गलत चुनाव करें। उसे अपनी दृष्टि को विस्तृत करने और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उसके आगे क्या है। उसने उससे वादा किया था कि वे उसके मोटरसाइकिल पर एक साथ यात्रा पर जाएंगे, लेकिन उसने अपना वादा कभी पूरा नहीं किया। यूजी उठता है और जेबी से कहता है कि वह जहां भी हवा उसे ले जाएगी वह वहां यात्रा पर जा रहा है, और उससे वादा करता है कि वह वापस आएगा।
यूजी को आश्चर्य हुआ कि उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया क्योंकि वह रात में अकेली हो जाएगी, लेकिन वह असाको की मोटरसाइकिल चलाता है। दिन गुजरते हैं और वह कैंपिंग के दौरान हर प्रकार के लोगों से मिलता है। वह बारिश में भी चलता रहता है और जूलिया को संदेश भेजता है कि वह उससे प्यार करता है। रास्ते में कहीं उसकी बाइक खराब हो जाती है और उसे खींचना पड़ता है। एक आदमी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वह कहीं सुरक्षित जगह तक सवारी करना चाहता है, लेकिन यूजी कहता है कि वह बस एक मूर्ख है जो बिना किसी जगह के इधर उधर भटक रहा है। आदमी हंसता है, सोचता है कि जवान होना कितना अच्छा होता होगा जो कुछ यूं में बदल देता है। रात के समय वह सोचता है कि शायद युवा होना वह चीज है जो उसे याद आ रही है और वह जेबी को ईमेल करता है कि वह घर जा रहा है। वह असाको की कब्र पर चढ़ाने के लिए एक पेय खोलता है और माफी मांगता है कि वह बिना कुछ समझे वापस आ गया। यूजी माफी मांगता है कि उसने उसकी बाइक तोड़ दी, लेकिन वह सुनता है असाको को पूछते हुए कि क्या उसने मजा किया। वह उसे बताता है कि उसने अपनी यात्रा का आनंद लिया, लेकिन यह सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे लगता है कि इस यात्रा ने उसे सिखाया है कि वह क्या खो रहा है और सोचता है कि उसे शायद फिर से युवा होने और स्कूल जाने का प्रयास करना चाहिए। उसी पल यूजी ने जेबी को अपनी जीवन कहानी बताना बंद कर दिया और सैन्य कमांडरों से अनुच्छेद 9 के तहत एक मिशन पूरा करने का निर्देश मिला। वे उसे याद दिलाते हैं कि असफलता कोई विकल्प नहीं है और इस मिशन को अस्वीकार करना गद्दारी के समान होगा। यूजी लक्ष्य की ओर सीधा निशाना साधकर लेटने की स्थिति में है। वह संगीत बॉक्स सुनता है जो ओस्लो उसके लिए बजाता था और वे शब्द जो उसे आज का वह व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करते थे। यूजी ने अपने स्कोप में लक्ष्य की पुष्टि कर ली है, हालांकि वह यह